नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो है जब काम वाली बाई घर वाली न बन सकी। रात के 10 बज चुके थे। टेलीविज़न बंद करके श्यामलाल बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद आ नहीं रही थी। आंखों के सामने बार बार निम्मो का चेहरा, गदराया बदन नजर आ रहा था। 1 घंटे बाद श्यामलाल ने निम्मो को फोन किया। निम्मो। हाँ बाबूजी, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उधर से निम्मो की आवाज सुनाई दे रही थी। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा आकर गोली दे दो और बाम लगा दो। बाबूजी ने कहा, अभी आती हूँ। कुछ देर बाद निम्मो कमरे में आ गई। सर दर्द की गोली देते हुए बोली, यह दर्द कब से हुआ बाबूजी? अभी थोड़ी देर पहले। नींद नहीं आ रही थी। राजू बेटा सो गया है क्या? हाँ बाबूजी, हम दोनों ही सो गए थे, निम्मो ने कहा और श्यामलाल के माथे पर बाम लगाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। कुछ देर बाद श्यामलाल ने अपनी बाहें निम्मो के कमर में डाल दी। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? निम्मो ने चौंकते हुए पूछा। कुछ नहीं निम्मो, बस थोड़ा और मेरे पास और मेरे करीब आ जा। निम्मो ने कुछ नहीं कहा। वह श्यामलाल के निकट होती चली गई और होती चली गई। कुछ देर बाद कमरे से निकलते हुए निम्मो ने कहा, अब तो आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया होगा बाबूजी। हाँ। श्यामलाल ने ज़्यादा उस पर जवाब नहीं दिया। वे सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद आंखों से गायब थी। वे पुरानी यादों में खो गए। 2 साल हुए। वह एक सरकारी महकमे के अफसर के रूप में रिटायर हुए थे। बेटा दिनेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गया था। पत्नी सावित्री के साथ जिंदगी की गाड़ी बहुत ही मजे से चल रही थी कि एक दिन काम वाली बाई शांताबाई एक जवान औरत के साथ घर आई और बोली, आप लोग कह रहे थे ना कि ऐसी काम वाली बाई चाहिए जो सुबह से शाम तक घर का काम कर सके। ये है निम्मो, घर का सारा काम करेगी। यह हमारे गांव की है। आप किसी तरह की चिंता न करना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसके साथ 5 साल का एक छोटा बेटा है। 2 साल पहले इसके पति का एक हादसे में मृत्यु हो गई। अब इसका गांव में कोई नहीं है। मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। शांताबाई बोले जा रही थी फ्लो में। निम्मो ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने निम्मो की ओर देखा। गदराया बदन, मोटी आंखें, गोरा रंग, खूबसूरत चेहरा। निम्मो को काम पर रख लिया गया। वह अच्छे ढंग से घर का काम करती। वो खाना भी बहुत ही लजीज बनाती। निम्मो के आने से सावित्री देवी का बहुत आराम मिल गया था। वे निम्मो की बहुत तारीफ किया करती थी। कुछ दिन बाद निम्मो को कोठी में ही एक कमरा दे दिया गया था, जहां वह अपने बेटे राजू के साथ रहने लगी थी। राजू का पास के ही स्कूल में दाखिला दिला दिया था श्यामलाल ने। एक दिन सावित्री बीमार हो गई। इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी बढ़ती गई और पता चला कि उसे कैंसर है। इलाज होता रहा, पर सावित्री देवी बच नहीं पाई। सावित्री की बीमारी के समय निम्मो ने बहुत सेवा की थी। सावित्री के आखिरी समय तक वह साथ खड़ी थी। अमेरिका से दिनेश सब परिवार आया। कुछ दिन बाद सब परिवार वापस चला गया। इतने बड़े मकान में श्यामलाल अकेले हो गए थे। निम्मो उनका पूरा ख्याल रखती थी। उनके कब क्या खाना है, कौन सी दवा देनी है, क्या पहनना है, कब आराम की ज़रूरत है। निम्मो इन सबों में बहुत ही ध्यान देकर श्यामलाल जी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। यादों के समुद्र में डूबते तैरते उनकी नींद
यादों के समुद्र में डूबते तैरते उनको नींद आ गई। सुबह श्यामलाल का आँख खुला तो वो रात की घटना याद आते ही चिंता हो गई कि निम्मो कहीं उनसे नाराज होकर घर छोड़कर न चली जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। श्यामलाल ने देखा कि निम्मो के बर्ताव बिल्कुल सामान्य है, उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी बिल्कुल भी नहीं है। निम्मो ने श्यामलाल को नाश्ता देते हुए कहा, बाबूजी, रात जो हुआ उससे मुझे डर है कि कहीं बच्चा न ठहर जाए। ऐसा नहीं होगा निम्मो, मैं बाजार से गोलियां ला कर के दे दूंगा तुमको। उसके बाद जब कभी श्यामलाल का मन होता वो निम्मो को अपने कमरे में बुला लेते थे। एक दिन श्यामलाल ने कहा, निम्मो, यहाँ रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अपने लिए या राजू बेटे के लिए बाजार से कुछ चाहिए या खरीदारी करनी हो तो तुम मुझसे रुपया ले लेना। ठीक है बाबूजी, निम्मो बोली। वह अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी उस पर इतने दयालु क्यों हो रहे हैं। वह बाबूजी की हर ज़रूरत जो पूरी कर देती है। निम्मो यह भी समझ रही थी कि यहाँ बाबूजी के पास बहुत अच्छा घर मिल गया है, यहाँ हर तरह की सुविधा और आराम है। एक दिन निम्मो रसोई में खाना बना रही थी कि रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले सुरेंद्र की आवाज़ सुनाई दी। आलू लो, प्याज लो, भिंडी लो, लौकी लो। सब्जी वाले की आवाज़ सुनते ही वह बाहर आ गई। पड़ोस की दो औरतें सब्जी खरीद रही थीं। एक औरत बोली, भाई सुरेंद्र, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो वैसे ही तुम्हारी सब्जियां भी बढ़िया ताज़ा साफ रहती हैं। इनको ज़्यादा छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैडम जी, हमारा तो एक ही वसूल है, जब पैसे पूरे लेते हैं तो सामान भी बढ़िया बेचना चाहिए। इसीलिए तो मंडी से बढ़िया साफ सुथरी सब्जी खरीद कर ले आता हूँ। बेईमानी हमें पसंद नहीं, सुरेंद्र ने कहा। तभी तो सभी लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं सब्जी लेने के लिए, दूसरी औरत बोल रही थी। निम्मो सब्जी छांटने लगी। तभी सुरेंद्र ने कहा, कैसी हैं आप, और बाबूजी और राजू बेटा कैसा है? सब ठीक है, निम्मो ने कहा। बाबूजी को कौन कौन सी सब्जी पसंद है? उन्हें तो भिंडी, तरोई, लौकी और करेला, बस यही सब। और आपको? मुझे तो हर सब्जी पसंद है, निम्मो ने चहकते हुए कहा। निम्मो ने सब्जी लेते समय जब भी सुरेंद्र की ओर देखा तो उसे लग रहा था कि वह कुछ उसे कहना चाहता है। जब वे दोनों औरतें सब्जी लेकर जा चुकी थी तो सुरेंद्र ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो ना, मैं यहाँ नहीं बता सकता। निम्मो ने अपना मोबाइल नंबर देते हुए उससे कहा, ये ले लो। सुरेंद्र ने चलते चलते पूछा, आप कितने बजे से खाली हो जाती हैं? मैं कितने बजे आपसे बात कर सकता हूँ? रात 9 बजे के बाद, निम्मो बोली और सब्जी लेकर घर आ गई। रात को 9:30 बजे निम्मो के फ़ोन की घंटी बज उठी। उस समय वह अपने कमरे में राजू के साथ थी। हेलो निम्मो, आप निम्मो ही बोल रही हैं ना? कौन? मैं निम्मो ही बोल रही हैं ना? उधर से आवाज़ सुनाई दी। मैं ही बोल रही हूँ, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आप तो जानती हैं कि हम दोनों बिहार के एक जिले के हैं। यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ। चंदन कॉलोनी में एक छोटा मकान है। मेरी 8 साल की बेटी है। मेरी पत्नी का पिछले साल दिमागी बुखार के कारण मौत हो गई थी। बेटी तीसरी कक्षा में है। सब्जी के काम से ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। अच्छी बात है, निम्मो बोली। आपके बारे में शांति आंटी से सब मालूम कर चुका हूँ। उन्होंने ही आपको यहाँ काम पर लगाया था। हाँ, कल मेरी छुट्टी रहेगी, मंडी बंद है। क्या आप मुझसे मिलने के लिए नेहरू पार्क आ सकती हैं? क्यों? कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखिए, मेरा घर से निकलना ज़रा मुश्किल है। आपको जो भी बात करनी है फ़ोन पे ही कर दो, निम्मो ने कहा। वह जानती थी कि सुरेंद्र उससे क्या कहना चाहता है।
आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पत्नी के रूप में मेरे घर आ जाएं। आपके राजू को पापा और मेरी बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा। निम्मो चुप रही। क्या मेरी बात से नाराज़ हो गई हैं आप? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। मैं 1-2 दिन में बताती हूँ, निम्मो बोली। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। क्या? शादी के बाद आपको कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने छोटे से घर परिवार को संभाल लेना। ठीक है, बता दूंगी, निम्मो ने कहा और मोबाइल बंद कर दिया। राजू बेटा सो चुका था। निम्मो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार सुरेंद्र का चेहरा आ रहा था। अगले दिन निम्मो शांति चाची से मिलने शांति चाची के घर गई। शांति चाची ने कहा, निम्मो, मैं सुरेंद्र को 5-6 सालों से जानती हूँ। वह बहुत ही नेक बंदा है। उसकी अच्छी आदत ये है कि वो न शराब पीता है, न गुटखा तंबाकू खाता है। वह तुझसे अगर शादी करना चाहता है तो तुम मना न करना। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो जाएगी, उसका भी घर बस जाएगा। रात को अपने कमरे में पहुंचकर निम्मो ने सुरेंद्र के मोबाइल पर बात शुरू की। हेलो। हाँ निम्मो, कैसी हो? उधर से सुरेंद्र की आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। क्या कुछ सोचा है आपने उस नए घर परिवार के बारे में? मुझे मंजूर है। अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। सुरेंद्र की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैं ज़्यादा दिन आपको अपने से दूर नहीं रखूँगा। निम्मो काफ़ी देर तक सुरेंद्र से बात करती रही। सुबह नाश्ता करने के बाद श्यामलाल अखबार पढ़ रहे थे। निम्मो ने कमरे में आते ही कहा, बाबूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो निम्मो, कुछ पैसे की ज़रूरत है क्या? नहीं बाबूजी, रुपए की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं शादी कर रही हूँ। श्यामलाल चौंक उठे। अखबार से गर्दन उठाकर उन्होंने कहा, शादी कर रही हो? लेकिन क्यों? शादी क्यों की जाती है बाबूजी? मेरा मतलब है कि यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी हुई? मैं तो कुछ गलत बर्ताव नहीं किया ना तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप तो बहुत ही भले इंसान हैं। आपने इतने दिनों तक मुझे आसरा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? तुम किससे शादी कर रही हो? वह जो सब्जी का ठेला लेकर आता है ना सुरेंद्र, वह हमारे ही जिले का है। उसकी पत्नी पिछले साल बीमारी में चल बसी थी। उसकी भी 8 साल की बेटी है। शांति चाची ने कह दिया है कि उससे शादी कर लो। यह सुनकर उदास दुखी श्यामलाल ने कहा, ओह निम्मो, तुम मुझे छोड़कर अकेला कैसे चली जाओगी? तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं अकेला इतने बड़े घर में कैसे रह पाऊंगा? तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो ले सकती हो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबूजी विनती करने की मुद्रा में थे। बाबूजी, मैं यहाँ तब तक ही रह सकूंगी जब तक आप हैं। उसके बाद मुझे यहाँ कौन रहने देगा? किस हक से रहूंगी? हमेशा रहने का हक सिर्फ एक पत्नी का है, और मैं यह हक हासिल कर सकूं, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। क्योंकि मैं कहाँ और आप कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों में बाबूजी। श्यामलाल चुपचाप सुनते रहे। निम्मो ने आगे कहा, बाबूजी, मेरी जिंदगी ने एक बार फिर मुझे मौका दिया है, मैं अपना घर बसा सकूं। यहाँ आपके पास रहकर मैं एक नौकरानी या रखैल नहीं रहूंगी। मैं रखैल नहीं बल्कि किसी की पत्नी बनना चाहती हूँ, जहाँ मैं अपने बेटे के साथ निश्चिंत होकर के रह सकूं। अब मेरा क्या होगा निम्मो? इतने बड़े मकान में मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। ललचाई हुई नज़रों से बोल रहे थे श्यामल जी। बाबूजी, आप अकेले नहीं रहेंगे। शांति चाची से कहकर किसी न किसी बाई का इंतजाम हो जाएगा।
कोई भी आ जाए निम्मो, पर तुम जैसी नहीं मिलेगी जिससे मैं पूरी हर खुशी मिलती है। तुम मेरा हर खुशी का ध्यान रखती हो। श्यामलाल ने निम्मो की ओर देखते हुए बोला। बाबूजी, जब तक आपके लिए किसी बाई का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको अकेला छोड़ नहीं पाऊंगी। फिर बाबूजी कुछ सोचते हुए बोले, निम्मो, तुमने ठीक ही सोचा है। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। तुमने दूसरे रास्ते की ओर सही कदम बढ़ाया है। वैसे भी मैं तुम्हारी सेवाओं को कभी भुला नहीं पाऊंगा। और हाँ, नए घर परिवार में जाने के बाद कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो बता देना। मैं तो यही कहूँगा निम्मो कि तुम जहाँ भी रहो बहुत खुश रहो। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं, निम्मो ने मुस्कुराकर श्यामलाल की ओर देखते हुए कहा। गाइस, इस कहानी को सुनते हुए आपको लग रहा होगा कि एज चाहे कोई भी हो, इंसान को जब मौका मिलता है तो वो अपने ज़रूरतों को ज़रूर ही पूरा करता है, जैसे कि बाबूजी ने निम्मो के साथ किया। खैर, निम्मो ने बहुत ही अच्छा बर्ताव रखा बाबूजी से। उसके मन में कोई भी लालच नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और बाबूजी को बिना बदनामी के उनके घर से निकल गई। थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।